नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में आप क्रिकेटर हों, स्टार हों, फुटबॉलर हों, जितना ज़्यादा सफल हों, लेकिन आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक उसी तरह से आप इस देश में अगर जनरल कैटेगरी के और कितना भी सफल हैं, लेकिन आपसे इंसान होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कंगना रनावत ने फिर मुंह खोला है और फिर उनके मुंह से जो है ना, वो संविधान के खिलाफ उन्होंने आग उगला है। फिर उन्होंने मुंह से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और बहुजन समाज का अपमान किया है, इस देश के संविधान का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है, यहाँ तक कि इस देश के मूल निवासियों का अपमान किया है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? एक डी रूपा नाम की आईपीएस अधिकारी हैं जो कर्नाटक में बतौर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी पोस्टेड हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखा कि आखिर आप पटाखे का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। सोचिए, रीता बहुगुणा की पोती की दर्दनाक मौत हो गई है पटाखे की वजह से। लोग किस तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, सब की जिंदगी खतरे में है। अब बताइए, धर्म के नाम पर इस देश में नदियों को गंदा किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ धर्म में गंदा हुआ है। आप दिल्ली आएंगे, यमुना पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोर्ड लगा रखे हैं कि नदी में कुछ भी गंदा न फेंके, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ही जाके फेंक आते हैं। फैक्ट्रियों का पानी आता है वो अलग, पूजा पाठ के नाम पर गंदगी फैलाई जाती है वो अलग, पेड़ काटे जाते हैं वो अलग। तो आखिर दीपावली था इस बार, दीपावली में तमाम सरकारों ने कहा था कि पटाखे नहीं जलाएंगे। उन्होंने ये बात कह दी एक प्रशासनिक अधिकारी होते के नाते। उसके बाद उनको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनको एंटी नेशनल कहना शुरू कर दिया। आजकल आप जैसी सोचिए, इस देश में पीएम हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारा मंत्री हिंदू, सारे राज्य के सीएम हिंदू, एक मुसलमान किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी इनका धर्म खतरे में आ जाता है क्योंकि इनसे वैज्ञानिक बातें पचती नहीं हैं। उस महिला ने जब लिखा कि पटाखा क्यों जलाना है, इससे प्रदूषण होता है, और किस धर्म ग्रंथ में इसकी चर्चा है कि पटाखा जलाया जाता है, अगर है ऐसा तो मुझे सबूत दीजिए। उसके बाद कंगना रनावत ने अपना मुंह खोला और सीधे आरक्षण पर आ गई। उनका कहना था कि ये आरक्षण से अधिकारी बनी है। मुझे लगता है कंगना रनावत पर एफआईआर होनी चाहिए। वो जिस तरह से आरक्षण वालों का अपमान कर रही हैं, जिस तरह से वो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, वो जब भी मुंह खोलती हैं इसी तरह का कचरा ही बोलती हैं। सोचिए कि जो खुद मिलिट्री परिवार से हैं, उन्होंने खुद आरक्षण लिया हुआ है, उसके बाद भी वो पढ़ नहीं पाए। इसको लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और शुरुआत हुई 14 नवंबर की ये घटना है, जिस पर फेसबुक पोस्ट में आईपीएस रूपा ने लोगों से सवाल किया कि दिवाली के पटाखों पर बैन लगने से रोका लोगों को क्या दिक्कत है। इसी पोस्ट को उन्होंने बाद में ट्विटर पर भी शेयर किया। इस पर लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वह बाकी धर्म से जुड़े रिवाजों पर सवाल करेंगी। ट्रू इंडोलॉजी नाम की एक वेबसाइट, एक अकाउंट है जिससे लगातार दुष्प्रचार किया जाता है। उस पर कपिल मिश्रा भी उनके साथ आ गए हैं। और सोचिए कि एक आईपीएस को किस तरह से कहा जा रहा है। अब ये लोग पुलिस का अपमान नहीं कहेंगे इसे, ये लोग अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ के हिसाब से चुनते हैं। अब ये आईपीएस अधिकारी का अपमान करेंगे तो ये पुलिस का अपमान नहीं हुआ, लेकिन यही कोई बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के मुद्दे पर पुलिस का विरोध कीजिएगा तो वो पुलिस का अपमान हो जाता है। ये लोग सेना का जवान जब खाने की शिकायत करता है, उसे नौकरी से निकाल दी जाती है, तब सेना का अपमान नहीं होता है। लेकिन वही जब कोई बीजेपी के पक्ष में बोले और उनकी आलोचना कर दिए तो सेना का अपमान हो जाता है। तो टेलीविज़न, अखबार के पास इनकी ताकत है, सोशल मीडिया पर इनकी ताकत है, और इसी तरह से ये बाइनरी सेट करते हैं। अब बहुजन समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो इन बाइनरी में कब तक फंसे रहेंगे, ये आप तय कीजिए। लेकिन अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले इस पर कुछ प्रतिक्रिया आपको दिखा देते हैं जो लगातार लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, किस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। और लगातार लोग जो हैं इसको लेकर कंगना रनावत से सवाल पूछ रहे हैं कि कंगना रनावत जी, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप किस तरह से लगातार जातिवादी सूचक शब्द का इस्तेमाल करती हैं। देखिए, 15 साल के कुशासनी कृत्यों में बिहार के बेरोजगारी में अव्वल प्रदेश बनने के बाद अस्थाई, ये सूरज बौद्ध ने जो कहा, कंगना के पिता बिजनेसमैन, माँ टीचर, दादाजी आईएएस, परदादा स्वतंत्रता सेनानी, कंगना छतरानी जमींदार, इसके बावजूद जो हैं, कंगना के पिता बिजनेसमैन, माँ टीचर, दादाजी आईएएस, परदादा स्वतंत्रता सेनानी, कंगना छतरानी जमींदार, इसके बावजूद भी कंगना खुद प्री मेडिकल एग्जाम में सैनिक कोटे से आरक्षण का लाभ उठा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से इतनी दिक्कत है। आखिर क्यों?
ये कंगना की हकीकत है और ये आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं, जो सबसे भयानक खबर है, डराने वाली खबर है। मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कोरोना दर मृत्यु में सबसे आगे, जीडीपी दर सबसे पीछे। एशिया में भारत का रिपोर्ट कार्ड आया है। बांग्लादेश भी हमसे 3.8 उसका जीडीपी है। इंडिया का -10.3 है। और कोविड में मृत्यु दर जो है वो भारत का 95 है पर मिलियन, मतलब 10 लाख में 95 लोग की मौत हो रही है। भूटान 0 है, वियतनाम 0.4 है, थाईलैंड 0.9 है, श्रीलंका 3 है, साउथ कोरिया 10 है, मलेशिया 10 है, म्यांमार 30 है, पाकिस्तान 32 है, बांग्लादेश 38 है, नेपाल 43 है, इंडोनेशिया 56 है, फिलीपींस 71 है, भारत 95 है। जीडीपी में बांग्लादेश 3.8, चाइना 2, वियतनाम 1.6, नहीं म्यांमार 2 है, चाइना 1.9, भूटान 0.6, नेपाल 0, पाकिस्तान 0.4, इंडोनेशिया माइनस में है, साउथ कोरिया माइनस में है, -1.5, -1.9, -4.6, मलेशिया 6, थाईलैंड 7.1, फिलीपींस 8.3, लेकिन इंडिया 10.3। तो ये रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी की। बाकी इन पर भक्त और मीडिया बात करेगी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि किस तरह से अयोध्या के महाराजगंज में, अब दूसरी खबर देखिए, अयोध्या के महाराजगंज में थाने में गैंगरेप पीड़िता को पुलिस पहले बयान दर्ज करने के बाद थाने में बुलाया, फिर जूतों और बेल्ट से बेरहमी से पीटा, 16 नंबर की युवती से गैंगरेप किया। रेपिस्टों पर कार्रवाई के बजाय पीड़ित पर ही अत्याचार। ये प्रशांत शुक्ला जो कि रिपोर्टर, इन्होंने कहा है, और विनोद कापरी ने कहा है रामराज की झलक है। तो यूपी पर खबर दिखाइएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और खुद एंटी रेमियो प्रभारी हूं, जब मेरा खुद का शोषण, और एक महिला पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम वो वीडियो नहीं लगा सकते हैं, उनका अपमान हो जाएगा, मैं चेहरा नहीं दिखा सकता हूं। एक महिला इंस्पेक्टर ने शोषण की बात कही है। वहीं बिहार में 15 साल से जो सरकारें चल रही थी वो रोजगार नहीं दे रही थी, अब जाकर सरकार रोजगार देने के लिए सामने आ रही है। तो अब वो भी नौकरी परमानेंट नहीं होगा, संविदा पर रखे जाएंगे, गुजरात मॉडल। 5,000 पर आपकी भर्ती होगी, आपको 5,000 पर ही काम करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अब भक्त लोग हमें क्या जवाब देंगे? क्या उनके पास कोई जवाब है? क्या कहेंगे वो? ये जो सारा कुछ चल रहा है, ये यूपी में आप खबर दिखाएंगे तो आप पर केस हो जाएगा। आप एशिया में सबसे पीछे हैं। कंगना रनावत जातिवादी कमेंट करती हैं। इसीलिए एक डॉक्टर सोनू ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है कि यूपी में यादव अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है तो वो हर जाति के नेता पैदा करे, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोलने दे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम एसपी की तरह कठपुतली न बनाए, वरना बीजेपी के लिए एक परिवार से जितना मुश्किल ही बहुत आसान हो जाएगा। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। 8,000 करोड़ सालाना मुनाफा कमाने वाली बीपीसीएल जैसी कंपनी को एक देशद्रोही बेच सकता है। सोचिए, बीपीसीएल को बेचा जा रहा है, जो 8,000 करोड़ जो है वो हर साल सालाना बेनिफिट बनाती है, कंपनी देती है। और ये सवाल कोई टीवी अखबार वाला नहीं पूछेगा। आप समझिए कि आलू 40 रुपये बिक रहा है। तारा कैसे आलू दिल्ली में आप खरीदते हैं सब्जी? इनको नहीं पता है। प्याज 70 से 80 रुपये बिक रहा है, कोई खबर नहीं है भाई साहब। 40 रुपये आज तक आलू नहीं हुआ था। ये किसान बिल का है। एक बहुत ही शर्मनाक खबर है। चंदा नहीं देने पर 14 परिवारों को समाज से बहिष्कृत किया। ये खबर जो है सत्येंद्र सत्यार्थी ने शुरू किया है। ये खबर जो है आपको बता दें बालाघाट मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश तो भाई साहब लिटमस टेस्ट है। वहाँ से ज़्यादा जातिवाद इस देश में शायद ही कहीं होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना जातिवाद है इस देश में। और बीएसएनएल देश की आवाज़, बीएसएनएल के सरकारी कर्मचारी जो है वो 26 नवंबर को आम हड़ताल के आह्वान किया है। संगठनों का कहना है कि सरकार बीएसएनएल के 4G सेवाओं को शुरू करने की राह में रोड़े अटका रही, इस कारण हड़ताल का निर्णय लिया गया। अब सोचिए, सरकार ही सरकारी कंपनियों को डुबा रही है ताकि अंबानी का जियो है उस पर पूरा कब्जा हो जाए देश पर। ऐसा सरकार देखा है? कितना बड़ा राष्ट्रवादी सरकार है कि अपनी ही कंपनियों को डुबा रहा है। भक्त लोग इस पर जवाब देंगे। लेकिन उससे सबसे बड़ी खबर है, राफेल जिस कंपनी से खरीदा गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाना था, भारत को सबक सिखाना था, राफेल बनाने वाली जो कंपनी थी, सुनो भैया, राफेल इतना बेहतरीन फाइटर प्लेन है कि इसकी निर्माता कंपनी आधुनिक आयुध विकास के बाद इसके निर्माण को बंद कर रही है। आपको स्क्रैप दे दिया गया है। सोचिए, फ्रेंच कंपनी दौसा क्या राफेल की दुकान बंद करने जा रही है। ये सुनिए, रविंदर जी ने लिखा, अरे 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 ये भाई क्या बात हुई।
चीन ढंग से कापा भी नहीं था, अभी तो पाकिस्तान ने रहम की भीख भी नहीं मांगी थी, उससे पहले ही राफेल को कवारा घोषित कर दिया उसी दौसा की कंपनी ने। ये तो हद हो गई। जिस दिन दिव्य विमान के लिए हमारे पूजनीय प्रधान सेवक और उनकी मदारी मीडिया उछल कूद कर रहे थे, तो क्या वह कवारा बन गया है? नहीं, यह केवल एक दिन में नहीं हुआ। 2011 में भी फ्रांस ने इस विमान के निर्माण को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि इसको खरीदना नहीं चाहता था। यूपीए के समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस विमान की विश्वसनीयता और नई जनरेशन के आधुनिक विमानों के आवागमन की बात को भांप चुकी थी। यही वजह थी कि यह डील 527 करोड़ रुपए में 126 विमानों का सौदा करना चाहती थी, जो कि इसी वजह से अटक रही थी, क्योंकि मनमोहन सिंह इसको कम से कम दामों पर खरीदना चाहते थे। लेकिन हमारे महामानव मोदी जी तो पैदाइशी महान प्राणी हैं। यही विमान 1600 करोड़ एक की कीमत के हिसाब से 36 खरीद लिए। बंदर और मदारी उछल को शुरू कर दी। बस यही अंतर है पढ़े लिखे नेता और टपरी छाप अनपढ़ नेता में। ये उस समय हो रहा था जब पूरी दुनिया राफेल को नकार चुकी थी। खैर, मैं गडकरी जी की बात से सहमत हूँ, कुछ भी हो मोदी तो रहेगा तो पनौती ही। परीक्षित त्यागी ने लिखा है, फ्रेंच जो राफेल खरीदा गया है वो फ्रेंच राफेल सबसे आउटडेटेड विमान है और इसके लिए उसको बंद किया जा रहा है। एक सवाल लोगों ने पूछा है, ओवैसी साहब कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान है और उनको सबसे ज़्यादा न्याय चाहिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको आप बताइए। और लास्ट में एक मधुसूदन बौद्ध, गुगुलडीह, जमुई, बिहार, बुधवार का खीर बुद्ध के नाम, सब परिवार एक साथ। तेज़ी से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और सालाना 8,000 करोड़ रुपए मुनाफा देती कंपनी को 44,000 करोड़ रुपए में बेचना चाहिए। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुजनों को सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा, नहीं तो आपके पास से कुछ भी नहीं बचेगा। ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आज आपके लिए लेके आया था। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।